के अंदर हम लोगों ने देखा था कि कुछ तुर्क नाम के लोग हुआ करते थे जिन्होंने अपने आप को इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया था और जिम्मेदारी ले ली थी कि अब इस्लाम को डिफेंड और क्रूसेड हम ही लोग करेंगे, मतलब हम ही लोग इसको आगे लेके जाएंगे और हम लोग इसको प्रोटेक्ट भी करेंगे। आपने देखा था इस्लामिक कन्वर्जन्स के बाद तुर्क के इन्वेजन स्टार्ट हुए। तुर्की जो लोग होते हैं उन्होंने इन्वेट करना स्टार्ट किया इंडिया के अंदर। मोहम्मद गजनी, उसके बाद गौरी ने गजनी वाली जगह को अटैक करके गजनी की जगह कब्जा ली। उसके बाद गौरी ने काफी टाइम के बाद इंडिया में अटैक करने की सोची, इन्वेट करने की सोची। गौरी का एक सिंपल सिस्टम था, जब भी वो कहीं इन्वेट करता था वहां पे लूट मचाता था, वहां पे अपना एक जनरल छोड़ जाता था, एक बंदा अपॉइंट करके छोड़ जाता था। वो जो बंदा होता था वो कहीं ना कहीं स्लेव कहलाता था। स्लेव का मतलब ये मत समझना कि स्लेव का मतलब बहुत ही वैसा वाला गुलाम है, मतलब उसके पैर धो के पीता है, ऐसा स्लेव नहीं था। वो पैर धोता होगा बिल्कुल है, लेकिन ऐसा स्लेव नहीं था कि उसको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाए, ऐसा नहीं होता था। तो वहां पे स्लेव डायनेस्टी की स्थापना होती है, स्लेव डायनेस्टी की स्टार्टिंग होती है। तो हम स्टार्टिंग में जो स्लेव डायनेस्टी है वो एक्चुअल में किसका पार्ट होती है? वो होती है दिल्ली सल्तनत का पार्ट। जब ये तुर्क इंडिया में घुस चुके थे, दिल्ली तक पहुंच चुके थे, तो ये एक्सपेंड करते चले जा रहे थे अपने एरियाज को। तो वहां पे हेलो एवरीबॉडी, कंटिन्यू कर लेते हैं अपना नेक्स्ट सेशन। पिछले सेशन के अंदर हम लोगों ने देखा था कि कुछ तुर्क नाम के लोग हुआ करते थे जिन्होंने अपने आप को इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया था और जिम्मेदारी ले ली थी कि अब इस्लाम को डिफेंड और क्रूसेड हम ही लोग करेंगे, मतलब हम ही लोग इसको आगे लेके जाएंगे और हम लोग इसको प्रोटेक्ट भी करेंगे। आपने देखा था इस्लामिक कन्वर्जन्स के बाद तुर्क के इन्वेजन स्टार्ट हुए। तुर्की जो लोग होते हैं उन्होंने इन्वेट करना स्टार्ट किया इंडिया के अंदर। मोहम्मद गजनी, उसके बाद गौरी ने गजनी वाली जगह को अटैक करके गजनी की जगह कब्जा ली। उसके बाद गौरी ने काफी टाइम के बाद इंडिया में अटैक करने की सोची, इन्वेट करने की सोची। गौरी का एक सिंपल सिस्टम था, जब भी वो कहीं इन्वेट करता था वहां पे लूट मचाता था, वहां पे अपना एक जनरल छोड़ जाता था, एक बंदा अपॉइंट करके छोड़ जाता था। वो जो बंदा होता था वो कहीं ना कहीं स्लेव कहलाता था। स्लेव का मतलब ये मत समझना कि स्लेव का मतलब बहुत ही वैसा वाला गुलाम है, मतलब उसके पैर धो के पीता है, ऐसा स्लेव नहीं था। वो पैर धोता होगा बिल्कुल है, लेकिन ऐसा स्लेव नहीं था कि उसको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाए, ऐसा नहीं होता था। तो वहां पे स्लेव डायनेस्टी की स्थापना होती है, स्लेव डायनेस्टी की स्टार्टिंग होती है। तो हम स्टार्टिंग में जो स्लेव डायनेस्टी है वो एक्चुअल में किसका पार्ट होती है? वो होती है दिल्ली सल्तनत का पार्ट। जब ये तुर्क इंडिया में घुस चुके थे, दिल्ली तक पहुंच चुके थे, तो ये एक्सपेंड करते चले जा रहे थे अपने एरियाज को। तो वहां पे दिल्ली हमेशा एक बहुत इंपॉर्टेंट और मेन सेंटर बन के निकलता है। दिल्ली सल्तनत का जो पीरियड अब हम पढ़ने जा रहे हैं इस क्लास से, दिल्ली सल्तनत का पीरियड, तुर्किश इन्वेशन इंडिया में हो चुके हैं, तुर्क एम्पायर इंडिया में बन चुके हैं। मैंने आपको बताया था बैटल ऑफ तरेन और बैटल ऑफ चांदवार जीतने के बाद तुर्क जो थे वो इंडिया में अपना बेस काफी स्ट्रॉन्ग बना चुके थे। दिल्ली सल्तनत का जो पीरियड है वो बेसिकली उन्हीं लोगों का पीरियड है। 1206 से 1526 एडी का जो पीरियड है इसको दिल्ली सल्तनत का पीरियड बोलते हैं। दिल्ली मेन सेंटर रहेगा। 5 डायनेस्टीज इस सल्तनत पीरियड में आई हैं। पहली डायनेस्टी जो स्लेव डायनेस्टी है, जो अभी मैं आपको समझाने वाला हूं। दूसरी डायनेस्टी खिलजी डायनेस्टी है, देन तुगलक डायनेस्टी, देन सैयद डायनेस्टी, देन लोधी डायनेस्टी। ये 5 डायनेस्टीज आपको दिल्ली सल्तनत में मिलेंगी। इनके पीरियड सबके अलग अलग है। जैसे स्लेव डायनेस्टी का पीरियड 1206 से 1290, देन 1290 से 1320, देन 1320 से 1414, देन 1414 से 1451, एंड देन 1451 से 1526। दीज आर द पीरियड ऑफ दीज 5 डायनेस्टीज। जो स्लेव डायनेस्टी नंबर 1 डायनेस्टी है, आज हम उसकी बात करेंगे, उससे स्टार्टिंग करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब मोहम्मद गौरी कहीं जाता था तो अपना एक जनरल अपॉइंट करके जाता था। जब वो इंडिया में इन्वेट किया, लूट वूट मचाई काफी, तो उसने अपना एक जनरल था, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो अल्टीमेटली उसका स्लेव ही था, उसको अपॉइंट करके वो चला जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जिम्मेदारी संभालता है और दिल्ली सल्तनत में अपना सेंटर बनाता है और यहां पे एस्टेब्लिश होती है स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी का जो फाउंडर थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक वाज अ स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी बोला जाता है। लाख बख्श का मतलब होता है लाखों रुपए बख्शने वाला, लाखों रुपए डोनेट करने वाला, गिवर ऑफ लैक्स, बहुत सारा पैसा डोनेट करता था, तो इसको लाख बख्श भी बोलते हैं। ठीक है, गवर्नर था, मैंने आपको बोला गौरी का। इसी डायनेस्टी को, इसी स्लेव डायनेस्टी को मामलुक डायनेस्टी और इलबरी डायनेस्टी भी बोलते हैं, ध्यान रखना, दोनों सेम नाम है। स्लेव डायनेस्टी को ही मामलुक डायनेस्टी और इलबरी डायनेस्टी भी बोलते हैं। जो स्लेव डायनेस्टी है, कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द फाउंडर, ही वाज आल्सो नोन एज लाख बख्श, तो लाखों रुपए बख्श दे। 2 इंपॉर्टेंट मस्जिद बनाए हैं, 2 इंपॉर्टेंट मॉस्क बनाए हैं, मंदिर को तोड़ के इसने 2 इंपॉर्टेंट मॉस्क बनाए हैं, मंदिर को गिरा। कुव्वतुल इस्लाम दिल्ली में है, ये कुतुब मीनार के पास में आपको मिलेगा कुव्वतुल इस्लाम, और दूसरा है 2.5 दिन का झोपड़ा। ये दोनों जो मस्जिद है, ये अजमेर में है 2.5 दिन का झोपड़ा, ये दोनों जो मस्जिद है ये मंदिर को हटा के बनाए गए थे और फटाफट बना दिए गए थे। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के खाते में जाते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का पहला टावर कंस्ट्रक्ट कराया था। ध्यान रखना, कुतुब मीनार कंप्लीट नहीं हो पाया था कुतुबुद्दीन ऐबक के पीरियड में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सिर्फ कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराया था और पहला
टॉवर बनवा दिया था। बाद में इसका एक स्लेव हुआ करता था, इसका नाम था इल्तुतमिश, इसने कंप्लीट कराया था, इल्तुतमिश ने कंप्लीट कराया था कुतुब मीनार। लेकिन बनाना जो स्टार्ट किया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। अब कुतुब मीनार का जो नाम कुतुब मीनार पड़ा है वो ये ध्यान रखना, वो कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे नहीं पड़ा है। बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम पे मीनार नहीं बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो मीनार बनाया था वो एक बहुत ही फेमस सूफी सेंट है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार, इनके नाम पे कुतुब मीनार बनाया जाना शुरू हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक के पीरियड में नाम कॉमन है, लेकिन ध्यान रखना है कुतुबुद्दीन बख्तियार के नाम पे कुतुब मीनार बनाया गया है। बाद में यही कुतुब मीनार इल्तुतमिश ने कंप्लीट कराया था, ध्यान रखना। ये जो कुतुबुद्दीन बख्तियार है ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के डिसिपल हैं, स्टूडेंट हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती आप जानते होंगे, दरगाह है उनकी बहुत फेमस। तो ये जो थे उनके डिसिपल थे, जो ये बख्तियार साहब थे, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनके नाम पे कुतुब मीनार बनाना स्टार्ट किया था, पहला टॉवर कंप्लीट करा दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के पीरियड में दो इंपॉर्टेंट ऑथर है जो आपको ध्यान रखने, इनके रिलेटेड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। पहले है हसन उज निजामी, हसन उज निजामी ये पहले है, और इनका जो इन्होंने बुक लिखी है वो बुक एक्चुअल में हिस्ट्री बताती है दिल्ली सल्तनत की, ऑफिशियल हिस्ट्री। दिस इज बेसिकली द फर्स्ट ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत, जो ये बुक बताती है। बुक किसने लिखी? हसन उज निजामी ने। बुक का नाम क्या है? तजुल मसिर। ताजुल मसिर ये बुक का नाम है। ये फर्स्ट ऑफिशियल हिस्ट्री बताती है दिल्ली सल्तनत की, और लिखी हुई है ये हसन उज निजामी ने, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के कोर्ट में लिखते थे, अपने स्कॉलर थे बेसिकली, ऐसे मान के चलो। एक और जो इंपॉर्टेंट ऑथर है जिनको इसने पैट्रोनाइज किया है, इनको सपोर्ट किया है, वो है फखरुद्दीन। फखरुद्दीन ने तारीख मुबारक लिखी हुई है। तो ये आपको किताबें और ये बंदे नाम ध्यान रखना जिसने ये लिखी हुई है। फखरुद्दीन ने तारीख मुबारक लिखी हुई है, और हसन निजामी ने तजुल मासिर लिखी हुई है। ये जो तजुल मासिर है, इज बेसिकली द फर्स्ट ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत। ये कुतुबुद्दीन ऐबक के पीरियड के स्कॉलर्स या ऑथर है। कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो जाती है पोलो खेलते हुए। ये पोलो खेल रहे होते हैं और गिर के इनकी डेथ हो जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक के एक स्लेव होते हैं जिनका नाम होता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का जो पीरियड है वो 1210 से 1236 का पीरियड है, ध्यान रखना है आपको। 1210 से 1236 का पीरियड इल्तुतमिश का है। बहुत ही समझ लो ऐसे रूलर हुए हैं जिन्होंने काफी ज्यादा अपने किंगडम को कंसोलिडेट किया है, काफी ज्यादा किंगडम को कंसोलिडेट किया और साथ में एक्सपेंड करने की भी कोशिश की है। ये कई लड़ाई जीते हैं और कुछ लड़ाई हारे भी है। चालुक्यास जो थे गुजरात के, गुजरात में कुछ चालुक्यास रहते थे, उन्होंने गुजरात पे अटैक किया था इल्तुतमिश ने, तो इनको हार का सामना करना पड़ा था। बात करेंगे उसकी भी। इल्तुतमिश बेसिकली ऐबक के स्लेव थे, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक की जो डॉटर थी उससे इन्होंने शादी करी थी, ध्यान रखना। स्लेव थे बट कुतुबुद्दीन ऐबक की डॉटर से इन्होंने शादी कर ली थी, तो बेसिकली ये सन इन लॉ बन गए थे कुतुबुद्दीन ऐबक के, और पूरा का पूरा बेड़ा इन्होंने संभाल लिया था किंगडम का। इन्होंने क्या किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक का जो लड़का था, बेटी से तो शादी कर ली थी, और जो लड़का था उसको निपटा दिया था, उसको मार दिया था। उसको मार के राजगद्दी हासिल की थी। ध्यान रखना, राजगद्दी हासिल करने के लिए इनको कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे को मारना पड़ा। उस बेटे का नाम था आरंबख्श। आरंबख्श को मारा था, बेटी से शादी करी और राजा बन गया। सीधा सा फंडा यहाँ पे क्लियर है। इनको बोला जाता है ही इज नोन एज द रियल फाउंडर एंड द कंसोलिडेटर ऑफ द टर्किश कॉन्क्वेस्ट इन इंडिया। इनको बोलते हैं टर्किश एम्पायर जो था। कुतुबुद्दीन ऐबक ज्यादा लंबा चला नहीं पाया, ना ज्यादा एक्सपेंड कर पाया, बट इल्तुतमिश को रियल फाउंडर बोला जाता है और रियल कंसोलिडेटर बोला जाता है। कंसोलिडेटर का मतलब होता है इसने जोड़ के रखा, इसने पूरा अंपायर को टूटने नहीं दिया, लोगों को अपने साथ मिलाया, इसने जोड़ के रखा, तो इनको रियल फाउंडर बोला जाता है। इन्होंने रियली एक्चुअल में एक्सपेंशन और कंसोलिडेशन किया है। ध्यान रखना, इनके टाइम पीरियड पे जब इन्होंने राजगद्दी हासिल की थी, जब ये इल्तुतमिश राजगद्दी पे बैठे हुए थे, उस टाइम पे राजपूत जो थे उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था। आपको ध्यान होगा राजपूत पृथ्वीराज चौहान के टाइम पे हार गए थे, टर्किश लोगों से हार गए थे। हारने के बाद उनके कंट्रोल में आ चुके थे, लेकिन जब इन्होंने राजगद्दी हासिल की तो राजपूत ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने कहा हम तुम्हारे नीचे नहीं काम करेंगे, तब तो लड़ लो आके। राजपूत ने इल्तुतमिश के राजा बनते ही, इल्तुतमिश के रूलर बनते ही अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, जो कि पहले इंडिपेंडेंट नहीं थे, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पीरियड पे ही वो लोग हारे थे और हारने के बाद उनके ऊपर कंट्रोल जमाया गया था। तो इल्तुतमिश ने जब कुतुबुद्दीन ऐबक चला गया, जब उसकी डेथ हो गई और इल्तुतमिश राजा बना, तो उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इल्तुतमिश ने एक 40 लोगों का ग्रुप बनाया था, 40 नोबल लोगों का, 40 इंटेलिजेंट लोगों का ग्रुप बनाया था। उसके बाद में 40 से भी ज्यादा लोग हो गए थे, लेकिन स्टार्टिंग में 40 ही थे। उनको बोला जा रहा था दल चालीसा, 40 लोगों का दल, या फिर अगर आप वैसी लैंग्वेज में बात करोगे पर्शियन में, तो ये है तुर्कन-ए-चहलगिनी। तुर्कन-ए-चहलगिनी ये पर्टिकुलर वर्ड है जो आप 40 लोगों के ग्रुप के लिए असाइन कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, इन्होंने असाइन किया हुआ था
40 टर्क्स थे, ये बेसिकली टर्क नॉबल थे जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे दिल्ली सल्तनत का। मतलब इल्तुतमिश को कोई भी डिसीजन लेना होता था तो वो इन लोगों से डिस्कशन करके डिसीजन लेता था, अपने आप डिसीजन नहीं लेता था। वो इन 40 लोगों का ग्रुप से पूछता था कि अच्छा ये कैसे किया जाए। जैसे होता है ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऐसे मान लो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे दिल्ली सल्तनत के, सारे मिला के दिल्ली सल्तनत चलाते थे। यही एक ऐसा बंदा है इल्तुतमिश जिसने अपना कैपिटल दिल्ली में शिफ्ट कर दिया था लाहौर से। पहले इनका कैपिटल लाहौर था, लाहौर से ये हैंडल करते थे क्योंकि ये लोग एंट्री उधर साइड से किए थे तो ये बीच में अपना कैपिटल रखना चाहते थे। इल्तुतमिश ने लाहौर से कैपिटल अंदर की तरफ शिफ्ट किया, दिल्ली शिफ्ट कर लिया था, ध्यान रखना है। इल्तुतमिश के टाइम पीरियड पे ही बहुत टेरर बना के रखा था एक मंगोल राजा ने, इसका नाम था चंगेज खान। चंगेज खान इस टाइम पे जगह जगह इन्वेड कर रहा था, जगह जगह लोगों को डिस्ट्रॉय कर रहा था, जगह जगह लूट बचा रखी थी। मंगोलियन था। मंगोलियन के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं क्लास के एंड में दूंगा जिससे आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि आने वाले कुछ टाइम पे मंगोल्स आपको बार बार दिखेंगे और जितने भी राजा ये हुए हैं ये मंगोल से डरते थे, क्योंकि मंगोल ऐसे थे कि उनसे कभी कोई लड़ाई हारते ही नहीं थे। वो मतलब उनका ऐसा एक ट्रैक रिकॉर्ड था कि वो कभी किसी से लड़ाई हारेंगे ही नहीं, तो इसलिए लोग उनसे डरते थे मंगोल से। तो यहाँ पे इल्तुतमिश भी मंगोल को जानता था कि मंगोल्स बहुत खतरनाक है, तो इसके टाइम पीरियड पे चंगेज खान का बहुत टेरर था। इल्तुतमिश ने एक दिमाग लगाया था, मैं आपको भी बताऊंगा आगे, एक और कहानी समझाऊंगा। सिस्टम कुछ ऐसा चल रहा था कि मंगोल्स जो थे वो अफगानिस्तान का जो रीजन था वहां पे एक पर्टिकुलर टाइप की डायनेस्टी थी, मैं अभी समझाऊंगा उसके बारे में। उनका एक राजा था जलालुद्दीन के पीछे पड़े हुए थे जो मंगोल्स थे। तो जलालुद्दीन क्या करता है, मंगोल्स जब उन पे अटैक करते हैं तो जलालुद्दीन हारने लगता है। अफगानिस्तान का था। जब जलालुद्दीन हारने लगता है तो वो इंडिया की तरफ भागता है। तो इंडिया में जो कंट्रोल चल रहा होता है वो इल्तुतमिश का चल रहा होता है। नॉर्थ वेस्टर्न रीजन से सब लोग आते थे जनरली, ध्यान रखना, खैबर पास है उसी से आते थे। वो भाग के जलालुद्दीन इल्तुतमिश के पास आता है, मंगोल उसके पीछे लगे होते हैं, मंगोल उसको चेज कर रहे होते हैं। इल्तुतमिश के पीछे आता है और इल्तुतमिश से कहता है मुझे बचा लो, मैं तुम्हारा सदा आभारी रहूंगा। इल्तुतमिश उसको मना कर देता है, उससे कहता है बेटा भाग जाए यहाँ से। उसका रीजन था, इल्तुतमिश अगर उस समय जलालुद्दीन को अपने घर पे रख लेता या उसको थोड़ी सी भी प्रोटेक्शन देता तो मंगोल का डायरेक्ट दुश्मन हो जाता, और मंगोल से दुश्मनी लेना मतलब बहुत खतरनाक। इसलिए इल्तुतमिश ने उसे मना कर दिया, और उसको मना करने का ही रीजन ये था कि जलालुद्दीन को बचाया नहीं उसने। यही उसका रीजन था कि मंगोल ने कभी इसके टाइम पे इन्वेड नहीं किया, मंगोल ने अटैक नहीं किया, क्योंकि मंगोल को लगा नहीं यार ये बंदे ने हमारे दुश्मन का साथ नहीं दिया, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसको हमें तंग नहीं करना है। तो ये दिमाग भी रखता था, मतलब कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन में पॉलिसीज अच्छी थी इसकी। तो अफगानिस्तान में जो डायनेस्टी थी जलालुद्दीन की वो थी ख्वाजरमियन डायनेस्टी का बंदा था, और मंगोल इसके पीछे पड़े हुए थे, खासतौर से चंगेज खान। तो चंगेज खान इंडिया पे अटैक ना कर दे, चंगेज खान दिल्ली सल्तनत डिस्ट्रॉय ना कर दे, इसलिए इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन को मना कर दिया कि बेटा हम नहीं रखेंगे तुमको, तुम्हारे चक्कर में हमारे सर पे अंगल आ जाएंगे वो जंगली टाइप के, और हमें फालतू पीट के हमारी सल्तनत बर्बाद कर देंगे। तो यहाँ पे इसने एक बहुत बड़ा दिमाग लगाया है। अब इस चीज को ध्यान रखना, शेल्टर नहीं दिया है। इल्तुतमिश ने कुछ लड़ाइयां जीती है। इल्तुतमिश ने एक मोहम्मद गौरी का एक क्या कहते हैं स्लेव था, जैसे ऐबक था स्लेव, वैसे ही मोहम्मद गौरी का एक और स्लेव था जिसका नाम था कबाशा। कबाशा जो था ये मुल्तान पे रूल करता था, तो इल्तुतमिश ने कबाशा को भी हरा दिया था। कबाशा जो था ये आपका मोहम्मद गौरी का ही स्लेव था, मोहम्मद गौरी का ही स्लेव ऐबक भी था। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं कबाशा इससे इल्तुतमिश से एज में ज्यादा होगा। तो कबाशा को मुल्तान में रूल करता था, इल्तुतमिश ने हराया था। इल्तुतमिश ने गुजरात में फिर अटैक किया, मतलब ये जब उधर की साइड अटैक करने निकला था तो गुजरात में इसको मार पड़ी और चालुक्यास ने इसको धो दिया अच्छे से। चालुक्यास से इसको पिट के वापस आना पड़ा, तो इल्तुतमिश चालुक्यास से हार गया था। ठीक है, गुजरात में उस समय गुजरात के चालुक्यास थे, ध्यान रखना। चालुक्यास ऑफ वटापी या चालुक्यास ऑफ बादामी वो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। चालुक्यास ऑफ वटापी और चालुक्य बादामी वो एक ही चीज है, जो मैंने आपको एरिया बताया था। चालुक्यास अपना जो किंगडम था वो अब जब आप मेडिवल हिस्ट्री में आओगे तो वो गुजरात तक पहुंच चुका था, वो वाला किंगडम उनका डिस्ट्रॉय हो चुका था। ये गुजरात में अभी रूल कर रहे थे इस टाइम पे, छोटे रूलर थे बट रूल कर रहे थे गुजरात के अंदर चालुक्यास। ये वटापी और बादामी नहीं है, ये गुजरात के है चालुक्यास, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। ये मेडिवल हिस्ट्री के चालुक्यास है, ठीक है। हमारे सिलेबस में एंशिएंट हिस्ट्री के चालुक्यास हमने पढ़े हुए हैं, ठीक है। ये पहले ऐसे किंग थे जिनको मंसूर मिला था। इल्तुतमिश पहला ऐसा राजा था जिसको मंसूर मिला था। मंसूर का क्या मतलब होता है? मंसूर का मतलब होता है एक मुस्लिम्स के एक हेड होते हैं, इनको बोलते हैं खलीफा, खलीफेट। खलीफेट जो होते हैं वो मुस्लिम्स के लीडर होते हैं, मतलब उनसे बड़ा कोई मुस्लिम्स में होता नहीं है, सब उनकी रिस्पेक्ट करते हैं मुस्लिम्स, ठीक है। तो मंसूर जो था वो लेटर होता है, एक लेटर ऑफ रिकॉग्निशन जो खलीफेट ने इल्तुतमिश को दिया था उसके काम के लिए, उसके वर्क के लिए, सब चीजों के लिए, ठीक है। तो मंसूर लेने वाला जो पहला ऐसा किंग था वो था इल्तुतमिश। ध्यान रखना, इल्तुतमिश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें यही है। एक तो इसने 10 चालीसा बनाया था, मतलब 40 लोगों का एक दल बनाया था, और
तो क्या कहते हैं, इसने कैपिटल शिफ्ट किया था अपना, उसके बाद चालुक्य से हारा भी था, उसके बाद इसने जलालुद्दीन को शेल्टर नहीं दिया था क्योंकि चंगेज खान डायरेक्ट दुश्मन हो जाता। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं इल्तुतमिश की। ही वाज बेसिकली द स्लेव ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। इल्तुतमिश से रिलेटेड और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने, क्योंकि हम सब डिटेल में पढ़ रहे हैं और हमें सारे कवर्स करने हैं पॉइंट जितने भी हैं, ठीक है। He became the legal sovereign ruler of India। sovereign ruler मतलब ये अपना पूरा का पूरा एक sovereignty मतलब फ्री रूलर था, किसी का कंट्रोल नहीं था इसके ऊपर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। He became the legal sovereign ruler मतलब इनके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, he is free, he can do whatever he want। कोई कंट्रोल नहीं है इसके ऊपर, क्योंकि इससे पहले गौरी का कंट्रोल चलता था जब तक ऐबक था, उसके बाद ये एक फ्री रूलर बन चुका था ऐबक के जाने के बाद। अब किसी का कंट्रोल नहीं था इसके ऊपर, ये किसी के कहने पे नहीं चलता था क्योंकि गौरी की भी डेथ हो चुकी थी, ठीक है। इन्होंने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसको बोलते हैं इक्तादारी सिस्टम। इक्ता का मतलब होता है जो जमीन होती है, जो लैंड होती है, उसको मेजर करने का तरीका। इक्तादारी सिस्टम शुरू किया इसने। इक्तादारी सिस्टम में क्या होता था, 4 बेसिकली ग्रुप थे जमीन को लेके, 4 ग्रुप जमीन को लेके डिवाइड किए गए थे। पहला था जिसको हम बोलते थे विलेज। विलेज का मतलब होता था गांव, जो आप जानते हो, और उसको हेड करता था चौधरी। विलेज मतलब एक गांव, और गांव को हेड करता था चौधरी, ठीक है। दूसरा होता था दूसरा ग्रुप परगना। परगना का मतलब बहुत सारे विलेजेस को जोड़ दोगे तो परगना बन जाएगा, और परगना को हेड करता था शीखदार, ठीक है। विलेज एक विलेज हो गया छोटा सा, विलेज का जो हेड है वो चौधरी है, और जो परगनास होते थे वो सारे विलेजेस के ग्रुप होते थे, और ग्रुप्स को जो हेड करता था विलेजेस के वो होता था शीखदार, ठीक है। शिक जो होता था वो ग्रुप ऑफ परगनास। जब परगनास का ग्रुप बना, विलेज का ग्रुप बनाओगे तो परगना बनेगा, परगनास का ग्रुप बनाओगे तो शिक बनेगा। परगना को जो हेड करता था वो शिकदार करता था, और जो परगना से ग्रुप को हेड करता था वो होता था शिकदारे शिकदारन। शिकदारे शिकदारन, ये परगना से ग्रुप को हेड करता था। शिक को हेड जो करता था वो शिकदारी शिकदारन था। शिक का मतलब ग्रुप ऑफ परगनास, और परगना क्या था, ग्रुप ऑफ विलेजेस। कंफ्यूज मत होना, यहाँ कंफ्यूजन होता है कि ये शिकदार है, ये शिक है, तो यह शिक से शिकदारे शिकदारन, ऐसे ध्यान रखना। शिक 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 इकट्ठा आना चाहिए। और शिक का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ परगनास। ग्रुप ऑफ विलेजेस का मतलब क्या है, परगना। कौन हेड करता है, शिकदार। विलेज को कौन हेड करता है, चौधरी, ठीक है। वैसे ही बहुत सारी, जब शिक को जोड़ दोगे, शिक क्या है, ग्रुप ऑफ परगनास, बहुत सारे शिक को जोड़ दोगे तो वो बन जाता था इक्ता, जो उसने सिस्टम बनाया था, द लार्जेस्ट पार्ट इक्ता। इक्ता को हेड करता था इक्तेदार। इक्तेदार इक्ता को हेड करता था, सबसे बड़ा ग्रुप लैंड का। इक्ता के अंदर आते थे आपके शिक के अंदर आते थे परगना के अंदर आते थे विलेजेस। ऐसे करके यहां से यहां तक आप अपना याद कर सकते हो। तो ये जो सिस्टम था, डिवीजन ऑफ लैंड और मेजरमेंट ऑफ लैंड लाइक दिस, ये इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखना आपको। इसने कुछ कॉइन्स निकाले थे, कुछ कॉइन भी इसने निकाले थे, जिसमें से कॉपर के कॉइन को बोलते थे हम जितल, कॉपर के कॉइन, और जो आपके सिल्वर के कॉइन होते थे उनको बोलते थे जनका। कॉपर के कॉइन को जितल बोलते थे, सिल्वर के कॉइन को जनका बोलते थे। तो कॉइनेज सिस्टम भी इसने स्टार्ट किया था इल्तुतमिश ने। इसके काफी सारे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने। कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट भी इल्तुतमिश ने कराया था, इसी ने कंप्लीट कराया था। और इसके टाइम पे जो एक क्या कहते हैं, इसका स्कॉलर था या ऑथर था जिसको ये पैट्रोनेज मतलब जिसको ये सपोर्ट करता था, जैसे मैंने अभी आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे बताया था, फखरुद्दीन वगैरह, वैसे ही इसके टाइम पे भी कुछ ऑथर्स थे जिनको ये सपोर्ट करता था। उनमें से एक ऑथर का नाम और बुक आपको ध्यान रखनी है, वो है मिनाज उस सिराज। मिनाज उस सिराज, ध्यान रखना, उस लिखा है ये, मिनाज उस सिराज। ये जो ऑथर है, ये जो स्कॉलर है, ये इल्तुतमिश के टाइम के हैं, और इन्होंने एक किताब लिखी है तबाकत नसीरी किताब लिखी हुई है, ध्यान रखना आप, ठीक है। मिनाज उस सिराज ने, मिनाज उस सिराज इल्तुतमिश के टाइम पीरियड के हैं, और तबाकत नसीरी इन्होंने लिखा हुआ है। इन्होंने कुछ मदरसास एजुकेशन में भी अपना काफी ज्यादा रोल प्ले किया है, पढ़ाई लिखाई पे काफी ध्यान दिया है, इसलिए इनको मंजूर मिला था खलीफा ने इसलिए इनको लेटर दिया था, क्योंकि इन्होंने ओवरऑल चीजें काफी डेवलपमेंट और हर चीज से रिलेटेड काफी अच्छा किया था। इन्होंने कुछ मदरसास बनाए थे, नसरिया और मूसिया मदरसा, ये नाम ध्यान रखना। नसरिया और मूसिया मदरसा भी इन्होंने बनाया था इल्तुतमिश ने। इन्होंने कुछ वेल भी बनाए थे, कुएं भी बनाए थे। दिल्ली जाओगे अभी आपको दिख जाएंगे, कुएं भी है दिल्ली में। एक है गंदक की बावली, ये बनाया है इन्होंने दिल्ली के अंदर। दूसरा हौज ए शमशी, ये भी इन्होंने बनाया है। हौज ए शमशी का ही बाद में हौज खास नाम हो जाता है। जो दिल्ली में रहे हो या दिल्ली गए हो वो जानते होंगे हौज खास। तो हौज ए शमशी ही था पहले, फिर वो हौज खास बन गया वो एरिया। तो यहाँ पे गंदक की बावली और हौज ए शमशी ऐसे कुछ कुछ कुएं बनाए थे इन्होंने, जो बाद में शहर की तरह डेवलप हो गए। ये भी इन्होंने ही बनाया हुआ है। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है, इनके टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इनके टाइम पे कुछ आउटसाइडर इंडिया में आए थे। आउटसाइडर का मतलब क्या होता था, बाहर से आए थे। वो आउटसाइडर नॉबल्स होते थे। जो इन्होंने 40 बनाया था, 40 लोगों का ग्रुप,
उसके मेंबर्स हुआ करते थे। ये लोग बाहर से आए थे, स्कॉलर्स थे, काफी इंटेलिजेंट लोग थे, नोबल्स थे, जिनका हेल्प या जिनके नाम से डिस्कशन करके चीजें ये सारे के सारे डिसीजन एडमिनिस्ट्रेशन के लेते थे। मैंने बताया था 40 लोगों का दल, उसमें 2 टाइप के ग्रुप बनाए थे इन्होंने। इल्तुतमिश ने 2 टाइप के ग्रुप थे। एक थे उमरा। उमरा का मतलब होता था नॉबल्स। नॉबल्स का मतलब ये डायरेक्ट 40 लोगों के पार्ट पे थे। जो 40 होते थे उनमें जो नॉबल होते थे, 40 नॉबल, उनको उमरा बोलते थे। ठीक है, वो डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में रोल प्ले करते थे। दूसरे होते थे उलेमा। उलेमा एक्चुअल में चालीसा का डायरेक्ट पार्ट नहीं थे, लेकिन रोल प्ले पूरा करते थे। एक्चुअल में बाद में इस दल चालीसा के अंदर 40 से ज्यादा लोग हो गए थे, तो उलेमा भी उसका पार्टिसिपेशन में आने लगे थे। उलेमा कौन थे? ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक स्कॉलर्स। ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक स्कॉलर्स का मतलब इनका बस एक ही एम था, इस्लाम के हिसाब से हमें चलना है। और ऑर्थोडॉक्स मतलब कोई भी मॉडर्न चीज, कोई भी नई चीज अगर इनको दिखती थी तो उसके अगेंस्ट हो जाते थे, जो आगे चल के आप देखोगे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो यहां पे दल चालीसा के जो मेन मेंबर थे वो थे उमरा। उमरा मतलब नॉबल्स, जो एडमिनिस्ट्रेशन में डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करते थे, बाहर से आए थे, इंडियंस नहीं थे। इंडियन तो वैसे ही कोई भी नहीं थे, टर्की से सारे। तो उलेमा जो थे वो उलेमा ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक स्कॉलर थे। ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक स्कॉलर का मतलब होता है वो लोग इस्लाम को एकदम ऑर्थोडॉक्स वे में देखते थे, टाइम के साथ बदलती हुई चीजों के साथ नहीं देखते थे। ध्यान रखना, जिसकी वजह से आगे प्रॉब्लम आएगी। इल्तुतमिश जब आगे टाइम बढ़ता गया तो उसने अपनी बेटी को नॉमिनेट किया, रजिया सुल्तान को। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। इल्तुतमिश ने अब रजिया सुल्तान तो बाद में उन्होंने नाम लगाया था। रजिया वाज द डॉटर ऑफ इल्तुतमिश और इसके भाई भी थे, लेकिन इल्तुतमिश ने अपने बेटों को ना नॉमिनेट करते हुए रजिया को नेक्स्ट सुल्तान घोषित करने की बात करी, जो इसके बेटों को और इवन इसकी मदर को डाइजेस्ट नहीं हुई। रजिया को जब सुल्तान कराने की घोषित की गई बात, तो बाकी लोगों के दिमाग में दही हो गया, उनका दिमाग खराब हो गया, जिसकी वजह से जब इल्तुतमिश की डेथ हो जाती है तो रजिया को राजा बनाया ही नहीं जाता है, रजिया को सुल्तान बनाते ही नहीं है। ऑन द अदर हैंड इल्तुतमिश की जो वाइफ होती है शाह टर्कन जो वाइफ होती है, वो अपने बेटे रुकुद्दीन फिरोज को रूलर बना देती है, दिखाने का। रुकुद्दीन फिरोज एकदम ऐसा रूलर जिसके बस में कुछ भी नहीं है, जिसमें दम ही नहीं है कोई भी राज्य चलाने का। तो पीछे से बेसिकली शाह टर्कन ही राज चलाया करती थी। सिस्टम कुछ ऐसा बनना था। इल्तुतमिश ने रजिया राजा बनेगी, सुल्तान बनेगी, वो डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन जब इल्तुतमिश की डेथ हो जाती है तो रजिया को इतना कुछ करने नहीं देते ये लोग, और क्या करते हैं, ये जो माँ होती है उसकी शाह टर्कन, ये रूल करने लगती है पीछे से, बैक साइड से, और आगे अपना बेटा खड़ा कर देती है, जिस बेटे का नाम था रुकुद्दीन फिरोज। रुकुद्दीन फिरोज को लोग कोई पसंद नहीं करते होते हैं, राज्य में कोई पसंद नहीं करता है। शाह टर्कन रूल कर रही होती है पीछे से। रजिया को पता होता है ये चीज हो रही है, ये चीज गलत है, मुझे जब डिक्लेयर किया गया तो मुझे बनना चाहिए। कोई ऐसी चीजें होती है जिससे उनके किंगडम में रिवोल्ट हो जाते हैं, कॉन्स्पिरेसी होती है, जो भी होती है। तो वहां पे जो लोग होते हैं वो लोग इस रुकुद्दीन फिरोज को निपटा देते हैं, इसको मार देते हैं। ये मर जाता है। इसके मरते ही रजिया सुल्तान अपना सुल्तान का टाइटल लेके राज्य गद्दी पे बैठ जाती है। पहली ऐसी वुमेन जिन्होंने सारे ऑर्थोडॉक्स सिस्टम को एक साइड कर दिया, चाहे वो पर्दा सिस्टम हो। आप जानते हो मुस्लिम्स में आज भी पर्दा सिस्टम बहुत ज्यादा चलता है, और उस टाइम का इमेजिन करो आप कितना ज्यादा होगा। उस टाइम पे एक लेडी एक किंगडम को राज्य करेगी, वो भी ये सामने से खड़े होकर कितना बड़ा एकदम। अब आप मुझे बताओ, बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट अभी आपने पढ़ा है कि दल चालीसा में जो लोग थे उलेमा और उमरा, उनमें को प्रॉब्लम नहीं होगी इस चीज से, बिल्कुल प्रॉब्लम होगी। ये क्या लिखा है, उलेमा मतलब ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक स्कॉलर्स जो बोलते हैं कि फीमेल को पर्दे के पीछे रहना चाहिए, उसको आगे नहीं आना चाहिए। वो एक फीमेल को आदमियों को रूल करते हुए कैसे डाइजेस्ट कर लेंगे, उनके दिमाग की दही हो गई। रजिया बिना पर्दे के रूल करती थी, एकदम सामने आके खड़ी होती थी, वैसे ही रहती थी जैसे कोई भी राजा को रहना चाहिए, इसलिए इनको रजिया सुल्तान बोला जाता है, सुल्तान थी। बहुत ही पावरफुल और बहुत ही इंटेलेक्चुअल रूलर। तभी एक बाप अपनी बेटी को रूलर बनाने के बाद डिक्लेयर करके गया, क्योंकि वो जानता था मेरे बेटों से ज्यादा काबिल है ये लड़की, इसीलिए उसने बोला कि इसको सुल्तान बनाऊंगा मैं। वो बात अलग है कि उसको अपने दम पे बनना पड़ा आगे चल के, क्योंकि कॉन्स्पिरेसीज हर जगह होती है। रजिया सुल्तान वेरी इंपॉर्टेंट रूलर, थोड़े पॉइंट जिनके भी ध्यान रखने हैं आपको। फर्स्ट एंड द ओनली मुस्लिम लेडी हु रूल्ड इंडिया। एक ही ऐसी है जिन्होंने पूरे कंट्री को रूल किया है, क्योंकि इस समय पूरी कंट्री इनको बनी बनाई मिली थी, वो थी रजिया सुल्तान। पूरी कंट्री को रूल किया था इन्होंने। नॉट एक्सेप्टेड बाय उलेमास। मैंने आपको बताया उलेमा को डाइजेस्ट नहीं हुई बात कि बिना पर्दे के कैसे कोई औरत, वो भी आदमियों पर रूल चला रही है और ऑर्डर दे रही है, डाइजेस्ट नहीं हुई उनको बात, ठीक है। इसकी वजह से कंटिन्यूअस स्ट्रगल होता गया यहाँ पे उलेमास और टर्किश चीफ के बीच में। बार जो इनके साइड में होते थे रजिया सुल्तान के, वो लोग के बीच में, और उलेमास एडमिनिस्ट्रेशन में काफी रोल प्ले करते थे। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती थी, जिसकी वजह से दिक्कत होती थी। उन्हें कभी अपना फेस कवर नहीं किया, जो लोगों को पसंद नहीं आता, मैंने आपको बता दिया।
रजिया के टाइम पे एक स्लेव हुआ करता था, इसका नाम था याकूत। याकूत जो स्लेव था, रजिया को के साथ इनका सॉफ्ट कॉर्नर था, जो भी था बुक्स में जैसा भी लिखा है, तो हम इतना ही मानेंगे अभी हमें, क्योंकि अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। इन लोगों का सॉफ्ट कॉर्नर था, तो रजिया को याकूत पसंद था, याकूत को रजिया पसंद थी, ऐसा कोई सिस्टम था। लेकिन ये तो एक दूसरे को पसंद करते थे, ये बाकी लोगों को पसंद नहीं था। जो किंगडम के अंदर लोग थे उनको ये चीज पसंद नहीं थी। बहुत सारे लोगों ने रिवोल्ट करना स्टार्ट किया, बहुत सारे लोगों ने रिवोल्ट करना स्टार्ट किया, क्योंकि यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट सोवरेन रूलर थे। अल्तमिश मैंने आपको बताया सोवरेन रूलर था, तो ये भी सोवरेन रूलर थी। इसका मतलब इंडिया के अंदर जो बाकी रूलर्स थे उन्होंने इनकी रूल जो है ये हमारे किंग है एक्सेप्ट किया हुआ था। जब रजिया, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब ऐबक हटा था, कुतुबुद्दीन ऐबक हटा था, इल्तुतमिश ने गद्दी बैठे थे, जब गद्दी पे बैठा था तो राजपूत ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था ना। वैसे ही जब इल्तुतमिश हटा और रजिया गद्दी पे बैठी तो बाकी लोगों को वो चीज पसंद नहीं आई, बहुत सारे लोगों को, तो लोग रिवोल्ट करने लग गए कि नहीं बैठा इस लड़की को, ये नहीं चला पाएगी, हम क्यों इसकी सुने। उसी टाइम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर जो इसका नाम था अल्तूनिया, वो भटिंडा का रूलर था। अल्टूनिया एक आदमी का नाम है, वो भटिंडा का रूलर था और वो रजिया का बचपन का दोस्त था, चाइल्डहुड फ्रेंड था। अल्तूनिया चाइल्डहुड फ्रेंड था और भटिंडा का रूलर था, लेकिन ही वाज द फर्स्ट वन टू रिवोल्ट अगेंस्ट हर। जैसे ही वो रानी बन गई, रानी क्या, जैसे ही वो सुल्तान बन गई, वैसे ही अल्तूनिया को डाइजेस्ट नहीं हुई ये बात, अल्तूनिया भी और लोगों की बात में आ गया। बचपन का दोस्त था उसका, उसके बाद भी उसने उसी के अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया और बोला कि नहीं इसको हटाओ वरना मैं इसको मार दूंगा। बहुत लड़ाई हुई, शुरू हुई, रजिया और याकूत आर्मी लेके भटिंडा पे अटैक कर दिए कि भाई तुम रिवोल्ट कैसे कर रहे हो हमारे अगेंस्ट। रजिया और याकूत वाज अ स्लेव एक्चुअली, और स्लेव का मतलब आप जानते हो जनरल, जनरल मतलब आर्मी को लीड करने वाला बंदा। रजिया और याकूत इन लोगों ने आर्मी को लेकर भटिंडा पे अटैक किया। वहां पे अल्तूनिया ने याकूत को मार दिया, और रजिया को जेल में डाल दिया। इसका मतलब यहाँ पे रजिया याकूत के साथ अपना किंगडम छोड़ के भटिंडा अटैक करने निकली। वहां पे अल्तूनिया उसका बचपन का दोस्त रजिया का, उसके अगेंस्ट रिवोल्ट करके बैठा था और उनके बीच में लड़ाई होती है। वो उसका बचपन का दोस्त उसके बड़े वाले दोस्त याकूत को मार देता है और रजिया को जेल के अंदर डाल देता है, सीधा सा फंडा। यहाँ पे सिस्टम ऐसा बन गया, उसका एम्पायर खाली हो चुका है। दिल्ली से वो चली थी, उसका एम्पायर खाली हो चुका था, क्योंकि लाहौर से दिल्ली उसके बाप ने कैपिटल शिफ्ट कर दिया था। अब वो जगह खाली हो चुकी है, अल्तूनिया ने इधर याकूत को मार के उसको जेल में डाल दिया है, तो उसका किंगडम खाली हो गया है, उसका किंगडम खाली हो चुका है। और रजिया की किंगडम खाली करते ही उसका एक और भाई था, बहुत सारे भाई होते हैं इनके, उसका एक और भाई था, इसका नाम था बहराम शाह। बहराम शाह राजा बन के बैठ गया, क्योंकि उसको लगा कि वहां पे अल्तूनिया ने उसको अरेस्ट कर रखा है, मैं राजा बन जाता हूं। एक्चुअल में बहराम शाह और अल्तूनिया मिले हुए थे, बहराम शाह ने दिमाग लगाया था पहले। अब रजिया वहां जेल में होती है, अल्तूनिया उसका बचपन का दोस्त होता है, तो बचपन का दोस्त कहीं ना कहीं अपनी दोस्ती दिखाता ही है। उनके बीच में दोस्ती दोबारा हो जाती है, इतनी अच्छी दोस्ती हो जाती है कि वो दोनों शादी कर लेते हैं। मतलब अल्तूनिया अब रजिया सुल्तान से शादी कर लेता है और रजिया सुल्तान अल्तूनिया से शादी करके ये दोनों डिसाइड करते हैं कि अब हम दोनों मिलकर अपना किंगडम वापस लेके आएंगे, क्योंकि अब अल्तूनिया को भी लगने लगता है कि मैं अब राजा बन सकता हूँ। कॉन्सेप्ट समझो। अब अल्तूनिया को भी समझ में आ गया कि बेटा अब मैं इसके साथ मिलकर अगर बहराम शाह को निपटा दूं तो पूरा का पूरा इंडिया मेरा है, क्योंकि ये तो रुल्तान बनी थी और मैं इसका हस्बैंड हूं, तो मेरा ही हो गया सब कुछ। तो अल्तूनिया क्या करता है, अब अल्तूनिया रजिया सुल्तान के साथ मिलके अटैक करने की कोशिश करता है और अटैक करता है बहराम शाह के ऊपर, बट वो लोग हार जाते हैं। बहुत सुताई लगती है दोनों की, हार जाते हैं और हारने के बाद उनको भागना पड़ता है दिल्ली से। जब वो भाग रहे होते हैं तो ऐसा कहा जाता है अक्टूबर 1240 के आसपास, क्योंकि ये जो रजिया सुल्तान है इनका जो टाइम पीरियड है 36 से 40 तक का है, ऐसा कहा जाता है कि अल्तूनिया के साथ रजिया सुल्तान जब अटैक करती है तो ये लोग लड़ाई हार जाते हैं और इनको दिल्ली से भागना पड़ता है। भागने के बाद ये जंगलों में छुप रहे होते हैं, जंगलों में रह रहे होते हैं। तो बहराम शाह जो रजिया सुल्तान का भाई होता है वो कुछ अपने जंगली लोगों को भेज के इन लोगों को जंगल में ही मरवा देता है, ये दोनों मार दिए जाते हैं। वहां पे इनका एंड हो जाता है, रजिया सुल्तान का फुल स्टॉप लग जाता है और वहां पे जो नया रूलर बैठता है वो है बहराम शाह। बहराम शाह किसका भाई है, रजिया सुल्तान का भाई है। कहानी समझ में आ गई होगी। इल्तुतमिश के जाते ही रजिया सुल्तान को एम्पायर का हेड बनाने की बात की जाती है, लेकिन रजिया सुल्तान को एम्पायर का हेड नहीं बनाया जाता है, उसकी जगह उसका एक भाई होता है, उसको एम्पायर का हेड बना दिया जाता है और उसकी माँ पीछे से रूल कर रही होती है। लेकिन लोग वहां रिवोल्ट कर देते हैं और रजिया सुल्तान को एम्पायर का हेड बनना पड़ता है, क्योंकि बाप वो बोल के गया था। वो और लोगों को पसंद नहीं आता है, भाइयों को वो चीज डाइजेस्ट नहीं होती है, उसकी वजह से वहां पे काफी ज्यादा टेंशन होने लगती है। दूसरा, रजिया सुल्तान जो कर रही होती है वो एकदम ऑर्थोडॉक्स रीजन के आपस से बाहर होता है। उलेमास को वो चीज पसंद नहीं आ रही होती है, क्योंकि वो लोग ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक स्कॉलर्स थे, उनके लिए वुमेन शुड बी इन पर्दा, वो पर्दा में रहनी चाहिए। ये पर्दा नहीं, ये तलवार लेके घूमती थी, तो उनको वो चीज डाइजेस्ट नहीं हो रही थी, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी। और जो छोटे छोटे किंगडम्स इनके अंदर चलते थे उन लोगों ने भी रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें भटिंडा का अल्तूनिया जो इसका बचपन का दोस्त था उसने सबसे पहले रिवोल्ट किया। इसने याकूत के साथ मिलकर भटिंडा पे अटैक किया, बट अनफॉर्चुनेटली हार गई, इसको जेल हो गई, भटिंडा के अंदर बंद कर दिया अल्तूनिया ने और याकूत को मार दिया। उसके बाद
उसके बाद अल्टूनिया और रजिया दोनों ने शादी कर ली क्योंकि बचपन के दोस्त थे, दोस्ती बड़े होके भी हो गई। उसके बाद इन लोगों ने सोचा हम वापस अपना किंगडम छीन के लाएंगे और गए अटैक करने, लेकिन बैराम शाह ने इनको हरा दिया क्योंकि उसके पास पूरी इंडिया की आर्मी थी, उलेमा का सपोर्ट था। समझ में आ गया होगा। उसके बाद ये लोग भागे, बच के भागे, लेकिन जंगल में इनको मरवा दिया गया और वहां पे जो नया किंग बन के बैठा उस किंग का नाम था बैराम शाह। बैराम शाह ने 1240 से 1242, 1240 से 42 2 साल राज किया, ज्यादा टाइम कर नहीं पाया। उसके बाद ये हट गया, खत्म हो गया, मर गया। उसके बाद मसूद शाह आया। मसूद शाह था लड़का रुकुद्दीन का। रुकुद्दीन याद होगा, रुकुद्दीन जो रजिया से पहले हेड बना था दिखाने के लिए भाई तरह के रजिया का। रुकुद्दीन का लड़का था, इसका नाम था मसूद शाह। मसूद शाह ने 4 साल रूल किया, 1242 से 46, इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद 1246 से 66 नेक्स्ट बंदे ने रूल किया, इसका नाम है नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद ने रूल किया, सब आपस में रिलेटेड है। नसरुद्दीन महमूद ने यहाँ पे 1246 से 1266 रूल किया। ही इज ऑल्सो नॉट इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट रूलर इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट। नसरुद्दीन महमूद के बाद जो नेक्स्ट रूलर आता है इसका नाम है घियासुद्दीन बलवान। ही इज वेरी इंपॉर्टेंट, घियासुद्दीन बलवान। नसरुद्दीन महमूद को देखता है, नसरुद्दीन महमूद को देखता है और नसरुद्दीन महमूद की बेटी को भी देखता है। ये कहता है कि अगर मैं इसकी बेटी के साथ शादी कर लूंगा, जैसे इल्तुतमिश ने ऐबिक के बेटी के साथ शादी कर ली थी तो वो राजा बन गया था। घियासुद्दीन बलवान ये देखता है नसरुद्दीन महमूद को और कहता है मन में मन कि मैं इसकी बेटी से शादी करूंगा। 1266 से 87 तक घियासुद्दीन बलवान वाज द रूलर एंड ही वाज द क्रूअल था, एकदम सन की घियासुद्दीन बलवान। ये बैठा हुआ है, शक्ल सी देखो। टर्किश चीफ था और रियल नेम उलुग खान था, मतलब बेसिकली ये इसी के रूल में नसरुद्दीन महमूद के टाइम पे ही चीफ हुआ करता था, आर्मी लीड करता था। ये देखता है कि मैं इतना तगड़ा रूलर हूं तो मैं कहीं ना कहीं इसकी बेटी से अगर शादी करता हूं तो ये आदमी को तो मैं हटा दूंगा, मैं रूल करूंगा। यही होता था पुराने जमाने में। आप देख रहे हो लेगेसी सिस्टम कैसे चलता है, ऐसे ही चलता है। जो होता है वो रिपीट होता है। हिस्ट्री कंटिन्यूसली रिपीट होती है, आज भी होती है, कल भी होती है, परसों भी होती रहेगी। हिस्ट्री रिपीट होती है, हम सब जानते हैं। घियासुद्दीन बलवान नसरुद्दीन महमूद की बेटी से शादी करता है और उसके बाद रूलर बन जाता है, हेड बन जाता है और लोगों को तंग करना स्टार्ट करता है। सबसे पहले इसका काम होता है, सबसे पहले इसको लगता है ये जो 40 लोग दल 40 के जो घूमते रहते हैं इनको परेशान कर दूंगा मैं। ये ज्यादा दिमाग लगाते हैं ना, ये एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे क्या, मैं चलाऊंगा एडमिनिस्ट्रेशन। तो उनको सबसे पहले तंग करने का एम ठानता है और उनको दबाना शुरू करता है। उनको दबाने के लिए सिस्टम निकालता है। ये सब क्वेश्चंस आते हैं बेटा, मैं फालतू नहीं बोलता, एक वर्ड भी मेरा फालतू नहीं, एग्जाम में आया हुआ होगा या आएगा, गारंटी मेरी है। एक नया सिस्टम निकालता जिस सिस्टम का नाम होता है सजदा और पैबोस। इस सजदा और पैबोस का सिस्टम निकालने वाला बंदा घियासुद्दीन बलवान था। ही वाज द टर्किश चीफ और उसके बाद ये रूलर बन गया था, ये हेड बन गया था दिल्ली सल्तनत का। सजदा पैबोस इसने क्यों निकाला? क्योंकि जो दल चालीसा के लोग थे वो इसको इज्जत नहीं देते थे। कहते तुम तो खुद ही आर्मी वाले हो, तुम्हें क्या इज्जत दे यार। तो ये कहता अभी इज्जत मैं लेना जानता हूं। तो ये नया सिस्टम बनाता है क्योंकि राजा बन जाता है। और ये सजदा का मतलब होता है कि राजा के सामने जो भी आएगा वो सर झुकाएगा, सर झुका के सलाम मारेगा। दूसरा पैबोस, जो भी राजा के सामने आएगा सर झुका के सलाम मारेगा, उसके बाद पैर को, राजा के पैर को किस करेगा, राजा के पैर को चूमेगा। इसने ये सिस्टम बनाया कि अब बेइज्जती तो मैं दबा के करूंगा भाई साहब। जो उलेमा, जो भी दल 40 के लोग जो थे, ये उन पे अपनी सुपीरियरिटी दिखाने के लिए, उन लोगों की एक्चुअल में फेथफुलनेस देखने के लिए ये काम किया इसने कि जो लोग ऐसा करेंगे उनके साथ तो मैं ठीक हूं, लेकिन जो नहीं करेंगे, जिनके अंदर ज्यादा ईगो होगा, उनको मैं निपटा दूंगा, उनको मैं मार दूंगा। बहुत लोगों को निपटाया इसने। सजदा पैबोस लगाने वाला घियासुद्दीन बलवान 1266 से 1287 का टाइम पीरियड इसने रूल किया है। सजदा पैबोस लगाया और जितने भी लोग आते थे वो पहले इसके सामने सर झुकाते थे, फिर इसके पैर को चूमते थे। ये सिस्टम बनाया, इतनी बुरी बेइज्जती। तो उस टाइम पे काफी लोगों ने ये चीज मना की, जो मना की उनको इसने गर्दन काट के उड़ा दिया। इसने स्पाई सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया। स्पाई सिस्टम मतलब जासूस, किसी के पीछे जासूस लगा देता हूं, जासूस वाला सिस्टम इसने इंट्रोड्यूस किया। इसने एक टाइटल अडॉप्ट किया, जिल ए इलाही। जिल ए इलाही है ये, ध्यान रखना, अकबर में टाइम में कुछ और पढ़ोगे, कंफ्यूज मत होना, ये एक जैसे लैंग्वेज होती है पर्शियन वाली। जिल ए इलाही, ये टाइटल इसने अडॉप्ट किया। इस टाइटल का मतलब होता था शैडो ऑफ द गॉड। इस टाइटल का मतलब होता था कि मुझे भगवान ने, मुझे अल्लाह ने भेजा है रूल करने के लिए तुम सबको, मैं अल्लाह का रिप्रेजेंटेटिव हूं। जिल ए इलाही, जिल ए इलाही मतलब आई एम अ रिप्रेजेंटेटिव और अल्लाह, और मैं रूल करने के लिए आया हूं क्योंकि मुझे अल्लाह ने भेजा। तो बेटा मेरी बात सुन लो, इसलिए तो ये पैर को किस करवाता था कि भाई पैर को किस करो तो पता लगेगा तुम्हारी इज्जत कितनी है और मेरी इज्जत कितनी है, ठीक है ना। भगवान के सामने सर झुकाते हो ना इस तरीके से। इसने एस्टैब्लिश किया मिलिट्री डिपार्टमेंट। मिलिट्री डिपार्टमेंट का नाम रखा दीवाने, यार नाम ने रखा, क्वेश्चन आते हैं ये
ये क्वेश्चन आते हैं, ऐसे नहीं लिख रहा हूं पॉइंट वाइज पॉइंट। दीवाने और ये इसने मिलिट्री डिपार्टमेंट का नाम रखा है। इसने फोकस कभी भी एक्सपेंशन में नहीं किया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिसी ऑफ गयासुद्दीन बलवान, इसने कभी एक्सपेंशन में फोकस नहीं किया। दिल्ली में ही रहा ये, इसने कभी ये नहीं सोचा बड़ो मसौला एरियन जीत लेता हूं, ये जीत लेता हूं। इसको लगा कि जो मेरा रीजन है मैं उसी में खुश हूं, कम है बट मेरा है इसलिए मैं खुश हूं, कम है फिर मेरा है इसलिए मैं खुश हूं। कहते हैं ना कि एक दुकानदार भी दुकान का मालिक होता है, कहलाता वो मालिक ही है। समझ में आ रहा है? कहते हैं ना, एक दुकानदार चाहे छोटी सी दुकान रख के बैठा हो लेकिन वो उस दुकान का मालिक होता है, तो वो मालिक होता है वहां का, भले ही वो छोटी सी दुकान है। तो इसका मतलब सिस्टम ये है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? एक बहुत बड़ी कंपनी में भी काम करने वाला आदमी मालिक नहीं होता। तो ये कहावत है कि कहा जाता है छोटी सी दुकान चलाओ बट अपनी चलाओ, तो अपनी होती क्योंकि हमारा अपना कंट्रोल होता है उस पर। तो ये उसी चीज में बिलीव करता था। एक्सपेंशन पॉलिसी नहीं थी इसकी। ये कहता था कि भैया मैं एक पर्टिकुलर रीजन में रहूंगा, उसको अच्छे से कंसोलिडेट करूंगा, उसको अच्छी स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा और लोगों को अंदर नहीं घुसने दूंगा, मंगोल से दूर रहूंगा। ये सब पॉलिसीज थी। इसके टाइम में मंगोल का खूब टेरर था, इसलिए इसका एक बहुत अच्छी पॉलिसी थी मंगोल से बचने के लिए। इसने बॉर्डर मैनेजमेंट बहुत शानदार कर रखा था। बॉर्डर मैनेजमेंट बहुत बढ़िया मेंटेन किया हुआ था। बॉर्डर वगैरह पे काफी अच्छा, आर्मी काफी स्ट्रेंथ लगा रखी थी इसने, काफी ताकत करके आर्मी बॉर्डर को काफी इसने प्रोटेक्ट किया हुआ था। इसका फोकस बॉर्डर पे बहुत था, एक्सपेंड नहीं करता था लेकिन बॉर्डर को काफी स्ट्रेंथ इसने बना रखा था। ठीक है, इसकी फॉरेन पॉलिसीज बहुत इंटरेस्टिंग थी। फॉरेन पॉलिसी इंटरेस्टिंग का मतलब होता था, इसने क्या किया था, एक मंगोल बंदा था, एक मंगोल था, इसका नाम था हलोक खान। हलोक खान जो था वो एक मंगोल था। इसने क्या किया, इसने खलीफेट को मार दिया। आप सोचो, खलीफा को मार दिया, मुस्लिम्स का हेड, जिसको मुस्लिम पूजते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, सारे मुस्लिम्स उसको एक ऐसे नजर से देखते हैं कि ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। उनका कोई मर्डर कर दे, ऐसे इंसान को भी पसंद करेगा क्या? और टर्क खुद मुस्लिम में कन्वर्ट हो चुके हैं, खुद इस्लाम कन्वर्ट हो चुके हैं। और इसने क्या किया, इस बंदे ने, गयासुद्दीन बलवान ने इस हलोक खान के साथ पीस ट्रीटी साइन कर ली, दोस्ती कर ली। फॉरेन पॉलिसी देख रहे हो, इंटरेस्टिंग फॉरेन पॉलिसी। चाहे लोगों को वो चीज पसंद नहीं आ रही, जो उलेमास थे, फिर से जो ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक स्कॉलर थे, उनको चीज पसंद नहीं आई कि भैया खलीफेट को मारा है, खलीफा को मारा है, तुम दोस्ती कर रहे हो उसके साथ, तुम पंजाब दे रहे हो उसे। हलोक खान को पंजाब दे दिया, तो ये चला अपना रूल। अंदर मत आइयो भाई, इधर मत आइयो दिल्ली की तरफ, मैं दिल्ली संभाल रहा हूं, तो अपना उधर पंजाब संभालता रहे, अपने दोनों दोस्त है। हलोक खान के साथ ट्रीटी साइन कर लिया। हलोक खान ने खलीफेट को मारा था। उलेमास फिर चिढ़ गए कि यार ये क्या हो रहा है यार, ये हम ये हो रहा है यार, गलत हो रहा है। उलेमास बेचारे दुखी रहते थे, वजीर दुखी किया, ये दुखी कर रहा था। इसने थाना बनाया और अफगान को पुलिसमैन लगा दिया। दिमाग, अफगानीज को पुलिसमैन बना दिया, लंबे चौड़े तगड़े एकदम, उनको पुलिसमैन बना के रख दिया। ठीक है, जो मुस्लिम्स होते थे, बहुत ध्यान से इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनना, जो मुस्लिम्स होते थे ना, यहां पे दो तरीके के लोग दिखेंगे अब आपको। एक जो एक्चुअल में मुस्लिम है, जो प्रॉफिट मोहम्मद के इस्लाम को शुरुआत से फॉलो कर रहे हैं, वो मुस्लिम्स है। दूसरे लोग जो कन्वर्ट हुए हैं, जो तुर्क है, वो कन्वर्ट होकर इस्लाम में आए हैं। इसके पीरियड में, गयासुद्दीन के पीरियड में, क्योंकि ये डरकिश है सारे के सारे, इसने क्या किया, जो एक्चुअल मुस्लिम्स थे उनको कभी अच्छी पोस्ट नहीं देता था, उनको लोअर पोस्ट पे रखता था, और जो तुर्क कन्वर्टेड मुस्लिम्स है उनको हाई पोस्ट दी जाती है। तो यहाँ पे जो मुस्लिम्स थे उनको खराब फील होने लगा। ये सब पॉइंट्स आगे जाके आपको, जब मैं कहानी जोड़ूंगा, समझ में आएगा कि किसने किसको क्यों मारा, समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या होता था कि जो मुस्लिम्स थे ना, एक्चुअल मुस्लिम, रियल मुस्लिम जो थे, उनको ये इंफीरियर फील कराने लग गया। और जो तुर्क कन्वर्टेड मुस्लिम्स थे, जो पहले गेट कीपर हुआ करते थे, बाद में वो इस्लाम में आ गए थे, उनको अच्छी फील कराने लग गया, उनको अच्छी पोस्ट देने लग गया। तो यहाँ पे जो मुस्लिम्स थे उनको काफी खराब फील हुआ। ठीक है, दूसरा, इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी अडॉप्ट की, इसका नाम आपको ध्यान रखना, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी का मतलब ये होता था, अगर कोई क्राइम करता था इसके पीरियड में, कोई चोरी कर लेगा, कुछ भी कर लेगा, तो ये उसको बहुत बुरी तरह मारता था, मरवाता था। मतलब सजा का मौत ही थी इसके पीरियड में। इसके पीरियड में सिर्फ मौत सजा थी। गयासुद्दीन बलवान नाम है इसका। इसके पीरियड में सिर्फ मौत ही सजा थी। चोरी का, चाहे डकैती, कुछ भी हो, मौत ही सजा है, खून ही खून, ब्लड। एंड आयरन पॉलिसी मतलब लड़ाई करता था राजपूत को दबाता रहता था, बार बार राजपूत के अंपायर पर अटैक करके उनको वीक कर देता था और वापस आ जाता था। एक्सपेंड नहीं करता था लेकिन उनको वीक करता था, बार बार लड़ाई करेगा, उनके साथ उनको नुकसान पहुंचाएगा, वापस आ जाएगा। तो इसका काम था ब्लड एंड आयरन। ब्लड मतलब खून बहाना है, कोई कुछ गलती करेगा उसको मार देना, और आयरन मतलब तलवार का यूज करके वीक करते रहना, बार बार अटैक करवाते रहना। होता है ना, अगर मैं आपको 50 बार रोज घूसा मारूं तो आप कहीं ना कहीं वीक हो जाओगे ना, तो वही सिस्टम था। चाहे घूसा मार के मैं फिर हटा दूं, लेकिन आपको दर्द तो होगा ना, वो दर्द देने का पर्सन जो तरीका था इसका, वो तलवार था। इसलिए ब्लड एंड आयरन पॉलिसी गयासुद्दीन 1287 एडी के आसपास आते 1286 87 मान लो अप्रोक्सीमेटली, इस पीरियड तक आते आते इसकी डेथ हो जाती है और इसका पीरियड समाप्त हो जाता है। गयासुद्दीन बलवान का पीरियड समाप्त हो जाता है। इसका जो स्टोरी है कि इसकी डेथ के बाद क्या होता है या डेथ के टाइम पे क्या होता है, वो हम कवर करेंगे अभी, क्योंकि वो हमारी अगली कड़ी के साथ इसको जोड़ेगी। गयासुद्दीन बलवान इस पीरियड में खत्म हो जाता है।
और इसका एम्पायर जो था वो डूब जाता है। उलेमास काफी परेशान है इस समय। मुस्लिम्स जो रियल मुस्लिम्स हैं वो काफी टॉर्चर हो चुके हैं। जो टर्किश हैं वो काफी हाई फाई अपने आप को फील करने लग गए हैं सिचुएशन समझता। जो अफगान हैं वो पुलिसमैन है, वो एक समझ लो प्रोटेक्टर का काम कर रहे हैं। मंगोल्स के साथ इसने दोस्ती की हुई है, मंगोल्स इसके पीरियड पर अटैक किया नहीं है। ये अभी पीरियड में ये सब चीजें कॉमन हो चुकी हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी बात मैं आपको मंगोल की भी बता देता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मंगोल में बार बार आपको बोल रहा हूं मंगोल 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 चंगेज खान, ये तो आपको पता होना चाहिए मंगोल एक्चुअली है क्या। नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू सिलेबस, बट हाँ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग लेक्चर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। बिना उसके आपको मजा भी नहीं आएगा और समझ भी नहीं आएगा। मंगोल का जो सिस्टम है उस कहां से स्टार्ट होता है उसको समझते हैं। ये तो आदमी चंगेज खान शक्ल देख लो, सुनो। नॉर्थ वेस्टर्न पीरियड पार्ट होता है इंडिया का, आप जानते हो शुरुआत से वनरेबल पार्ट है, रिस्की पार्ट है, खुला पार्ट है। खैबर पास का यूज करके कोई भी इंडिया में एंट्री कर सकता है नॉर्थ वेस्टर्न। प्रत्यारस जब तक थे तब तक कोई एंट्री कर नहीं पा रहा था। प्रत्यारस को जब राष्ट्रकूटास के कृष्णा 3 इंडिया 3 ने बर्बाद कर दिया, उसके बाद प्रत्यारा आपके राजपूत में टूट गए। उसके बाद अटैक होने लगे। पृथ्वीराज चौहान ने अटैक को रोका, सेकंड अटैक को रोक नहीं पाए, ये लोग अंदर घुस गए, इन्होंने अपना एम्पायर पूरा फैला दिया और दिल्ली तक आ गया। उसके बाद से आपने कंटिन्यूटी देखी, ये दिल्ली सल्तनत की गयासुद्दीन बलबान तक हम पहुंचे हैं। मंगोल की अगर हम बात करेंगे तो अफगानिस्तान का जो एरिया है, जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया का थोड़ा सा आगे वाला एरिया जाओगे, अफगानिस्तान का जो एरिया है उसमें एक डायनेस्टी का ग्रोथ होती है जिसका नाम है ख्वारिज़मी डायनेस्टी। ख्वारिज़मी डायनेस्टी ग्रोथ होनी शुरू होती है। ख्वारिज़मी डायनेस्टी वेस्टर्न एशिया वाले पार्ट से अफगानिस्तान वाले पार्ट तक काफी ग्रो करती है और ख्वारिज़मी डायनेस्टी इंडिया की तरफ बढ़ने लगती है, एक्सपेंशन होने लगता है। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, जो ख्वारिज़मी डायनेस्टी का जो रूलर होता है, इसका नाम होता है जलालुद्दीन। उस टाइम पे जलालुद्दीन वाज द रूलर ऑफ ख्वारिज़मी डायनेस्टी। ठीक है, तो इसी टाइम पीरियड पे कुतुबुद्दीन ऐबक इंडिया में रूल कर रहा होता है जब ये ख्वारिज़मी डायनेस्टी ग्रो कर रही होती है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, अफगानिस्तान से इधर की तरफ इंडिया की तरफ बढ़ रही होती है। इसका रूलर होता है जलालुद्दीन। चंगेज खान उस समय एक मंगोल रूलर होता है। इसका जो टाइम पीरियड होता है ये होता है 1160 से 1227 में मर जाता है। चंगेज खान का ये पीरियड होता है। चंगेज खान उस टाइम पे क्या करता है, ख्वारिज़मी डायनेस्टी अफगानिस्तान को लूटने के लिए उस पर अटैक करता है। चंगेज खान मंगोल अटैक करता है तो उस समय जो रूलर होता है वो होता है जलालुद्दीन। मैंने आपको बताया ख्वारिज़मी डायनेस्टी अफगानिस्तान में बनती है जिसपे मंगोल अटैक करता है चंगेज खान उसको लूटने के लिए। जलालुद्दीन ने लड़ाई करता है इसके साथ और हारने लगता है। इसकी वजह से वो इंडिया की तरफ भागता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब वो इंडिया की तरफ भागता है तो इल्तुतमिश से जाके मिलता है। अब उस समय मंगोल का खतरा हर किसी को हो रहा होता है क्योंकि मंगोल से कोई लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि मंगोल खतरनाक होते हैं। आपने मूवी में भी देखा होगा, जो अलाउद्दीन खिलजी की मूवी आई थी वो भी आपने देखी होगी कि उसमें भी मंगोल से सब डरते थे क्योंकि मंगोल से कोई पंगा नहीं करना चाहता। मंगोल सबको हरा देते थे, कभी हारते ही नहीं थे मंगोल्स। तो वो जलालुद्दीन क्या करता है, मंगोल्स के डर से इंडिया में आने की कोशिश करता है, एंट्री करता है। इल्तुतमिश से जाके मिलता है और कहता है मुझे प्लीज बचा लो। इल्तुतमिश उसको मना कर देता है क्योंकि इल्तुतमिश को पता होता है अगर मैं इसको शेल्टर दूंगा तो कल चंगेज खान मेरे पास अटैक करके मुझे बर्बाद कर देगा। बर्बाद नहीं भी करेगा तो टेंशन तो देगा ना, मैं मतलब कि क्यों लड़ना मुझे किसी ऐसे इंसान से, मुझे कोई लेना देना ही नहीं है। तो इसीलिए ये लोग नहीं लड़ना चाहते थे मंगोल से, तो इन्होंने मना कर दिया कि भाई तुम जाओ यार अपना देखो जाके जलालुद्दीन। जो देखा मंगोल ने देखा कि चंगेज खान ने देखा कि हाँ ठीक है यार इसने मना कर दिया इल्तुतमिश ने, इसका मतलब इस पर अटैक नहीं करना, सही बंदा हमारे दुश्मन को इसने अपना नहीं बनाया है, तो चंगेज खान भी अटैक नहीं करता इल्तुतमिश के पीरियड के में, ध्यान रखना। उसके बाद गयासुद्दीन बलबान दोस्ती कर लेता है दूसरे वाले बंदे से मंगोल से, तो भी अटैक नहीं होता है। अभी तक अटैक नहीं हुए मंगोल्स के, ध्यान रखना। जो चंगेज खान होता है इसकी डेथ के बाद इसके 2 ग्रैंडसन होते हैं, 2 पोते होते हैं। एक का नाम होता है बटू खां और दूसरे का नाम होता है कुलबाई खां। बटू खां और कुलबाई खां ये लोग एक्सपेंड करते हैं अपने आप को काफी। जो बटू खां होता है वो यूरोप तक पहुंच जाता है, यूरोप की काफी एरियाज हैं, हंगरी वगैरह, उनको कैप्चर कर लेता है। बटू खां यूरोप तक जाता है। और जो कुलबाई खां होता है ये चाइना तक पहुंच जाता है और चाइना को कैप्चर कर लेता है और चाइना में एक नई टाइप की डायनेस्टी बनाता है, इसको बोलते हैं यॉन डायनेस्टी। यॉन डायनेस्टी का जो फाउंडर है वो यही है कुलबाई खां। कुलबाई खां बेसिकली पोता है चंगेज खां का। चंगेज खां कौन है, मंगोल, समझ में आ गया होगा। तो ये बटू खां यूरोप वाले एरिया में जाता है और ये युआन डायनेस्टी की फॉर्म करता है। इसका दूसरा पोता कुलबाई खान, ध्यान रखना है। बलबान जो था गयासुद्दीन बलबान, उसके टाइम पीरियड पे भी मंगोल ने कभी एंट्री नहीं की। उसका रीजन मैंने आपको बताया 2। पहला, वो एक्सपेंड करना नहीं चाहता था। उसका जो रीजन था, उसकी जो बाउंड्री थी उस पर उसने सारा का सारा फोकस लगा रखा था। आर्मी बहुत ताकतवर लगाई हुई थी बाउंड्री पे कि मुझको पता था बाउंड्री से किसी को अंडर नहीं आने देना। दूसरा, उसने मंगोल के साथ दोस्ती कर रखी थी, मैंने आपको बताया था। उसने पीस ट्रीटी साइन कर ली थी मंगोल के साथ और उनको पंजाब दे दिया था कि तुम पंजाब में जो करना है उद्धड़ मचाना मचाओ, मेरे इधर मत आना, अपन दोनों दोस्त है ना, ऐसे करके। तो ये दिमाग लगा के पॉलिसी का एडमिनिस्ट्रेशन का रूल कर रहे थे, समझ में आ गया होगा। गयासुद्दीन बलबान किसी को वो समझता नहीं था, अपने आप को भगवान का रिप्रेजेंटेटिव समझता था। तो वो ना तो दल चालीसा की कोई इन्फॉर्मेशन लेता था, ना उनके बारे में कुछ अपने दिमाग में रखता था। उन लोगों को नीचे दिखाने के लिए वो कभी भी पीछे हटता नहीं था। ये सिस्टम था गयासुद्दीन बलबान का। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट बंदे के साथ नेक्स्ट क्लास के अंदर।
नेक्स्ट क्लास भी इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली मेडिवल हिस्ट्री की आपको सारी क्लासेस इंटरेस्टिंग दिखेंगी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यही सब है, लड़ाई है, वॉर है, इंटरेस्टिंग स्टोरीज है, यही सब है जो आप आगे चल के पढ़ोगे। क्लास रिवाइज कर लेना, रिवाइज करते रहो वरना भूल जाओगे, क्योंकि धीरे धीरे क्लासेस बढ़ती चली जा रही है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। मस्त रहो, खुश रहो, ऐश करो।